ओके, तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर यानी कि वैट, वैट बोले तो वैल्यू एडेड टैक्स को भारत में कब लागू किया गया? तो वैट को भारत में कब लागू किया गया? इसका राइट आंसर है 2005। 2005 में वैट को भारत में लागू किया गया। ठीक है, 2005 में वैट को भारत में लागू किया गया। इसके पहले क्या लगता था? इसके पहले सेल्स टैक्स लगते थे यानी कि बिक्री कर। ठीक है, लेकिन 2005 के बाद वैट लगना शुरू हो गया। इसमें जो सबसे पहले वैट लागू करने वाला राज्य था वो था हरियाणा। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो वैट लागू किया वो कौन किया? यूपी। ठीक है, तो 2005 में वैट लागू किया गया था भारत में, और सबसे पहला राज्य लागू करने वाला कौन था? हरियाणा था, और सबसे अंतिम राज्य यूपी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? इसका राइट आंसर है 15 दिन। अगर कोई पर्सन मनरेगा के अंतर्गत काम के लिए अर्जी दाखिल करते हैं तो उनको 15 दिन के अंतर्गत 15 दिन के अंदर अंदर उनको काम मिलना अनिवार्य है। ठीक है, कितने दिनों के अंतर्गत? 15 दिन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति जो शब्द था वो किसने दिया? तो इसका राइट आंसर है विलियम गॉड। कौन दिया? विलियम गॉड। ठीक है, विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है, तो जनक अलग होंगे और शब्द देने वाले अलग। तो हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, क्या नाम था? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, और भारत में इसके जनक कौन थे? आपको मालूम होगा, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और पूरे विश्व में कौन थे? तो पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। और ये जो शब्द है हरित क्रांति, उसको सबसे पहले प्रयोग कौन किया था? तो विलियम गॉड ने। किसने? विलियम गॉड। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ओके, अगर हम अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो वन एवं मत्स्य क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर है प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वन, कृषि, मत्स्य पालन ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, और द्वितीय मतलब टोटल जो क्षेत्र होते हैं वैसे तो 4-5 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो सेकेंडरी में कौन कौन से आ जाएंगे आपके? विनिर्माण, खनन और खदान, ये सब क्या हो जाएंगे? द्वितीय क्षेत्र। विनिर्माण, खनन, खदान द्वितीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र में आपका आ जाएगा संचार, परिवहन, व्यापार, ये सब तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है लखनऊ। लखनऊ में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय है। कहाँ है? लखनऊ में। किस चीज़ का मुख्यालय? लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोलेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा में स्थित है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोवा में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परितंत्र का अजैविक घटक है? अजैविक घटक है, अबायोटिक। ओके, इसका राइट आंसर है सी 1 और 2, यानी कि जल और वायु अजैविक घटक है, लेकिन जीवाणु क्या है? वो जैविक घटक है। ठीक है, यानी कि जो भी जीव जंतु से संबंधित है, लाइव है, मतलब जिंदा हो, जैसे पेड़ पौधा, जीव जंतु, ये सब क्या हो जाएंगे? जैविक घटक। अजैविक घटक कौन से होते हैं? वो जो भौतिक चीज़ें होती है जैसे कि जल, वायु, ओके, ये सारे क्या हो जाएंगे? अजैविक घटक। मिट्टी, सॉइल, ये सब अजैविक घटक होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन दुर्लभ जातियां के अंतर्गत आते हैं? यानी कि जो रेयर स्पीसीज होती हैं उन वो किसके अंतर्गत आते हैं? मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं रेयर स्पीसीज के अंतर्गत? बेसिकली रेयर स्पीसीज किसके अंतर्गत? कहने का मतलब है कि जो IUCN द्वारा जो रेड डेटा बुक लिस्ट जारी किया जाता है उसके अंतर्गत रेयर
स्पीसीज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा, यानी कि शुतुरमुर्ग और हिमचीता, ये दोनों जो स्पीसीज हैं वो रेयर स्पीसीज हैं, शुतुरमुर्ग और हिमचीता। मतलब हिमचीता बोले तो जो हिमालय वगैरह में चीता रहते हैं वो सब, ठीक है। शुतुरमुर्ग और हिमचीता क्या है, रेयर स्पीसीज है, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट। अगर हम बात करें कस्तूरी मृग मृग और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और कस्तूरी मृग, ये दोनों जो प्रजाति हैं वो संकटापन जातियां हैं, ठीक है। संकटापन मतलब संकटग्रस्त जातियां, ठीक है। कौन? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और कस्तूरी मृग, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 16 सितंबर। कब? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई? भारत में किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई? इसका राइट आंसर है 1972। 1972 में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना भारत में की गई थी। ओके ओके। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में हेक्सोन नामक शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हेक्सोन नामक शर्करा पाई जाती है डीएनए में। डीएनए में क्या पाया जाता है? हेक्सोन नामक शर्करा, ठीक है। जबकि आरएनए में पेंटोस, क्या? पेंटोस नामक शर्करा पाई जाती है। आरएनए में क्या पाया जाता है? पेंटोस, और डीएनए में हेक्सोन। डीएनए में हेक्सोन और आरएनए में पेंटोस, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गोल कृमि, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है कहाँ? तो क्षुद्रांत्र में, क्षुद्रांत्र में। गोल कृमि कहाँ पाया जाता है? क्षुद्रांत्र में, ठीक है। कहाँ पाया जाएगा? क्षुद्रांत्र में। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस का कारण है, मतलब टिटनेस बेसिकली किस, टिटनेस होने का क्या कारण है? तो क्लास्ट्रीडियम, टिटनेस का कारण है क्लास्ट्रीडियम, ठीक है। क्लास्ट्रीडियम के कारण ही टिटनेस होता है, ठीक है, याद रहेगा। क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा प्रसारित होता है। यह एक जीवाणु है कि क्या है? यह एक जीवाणु है। इस रोग के उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किसका टीका लगाया जाता है? डीपीटी, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। और ये जो टिटनेस है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, वो क्या है? वो एक जीवाणु है। क्या है? एक जीवाणु है। ओके। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। इसका राइट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से, सबसे तेजी से बनता है, ठीक है, जो कि हमें सनलाइट से प्राप्त होता है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर। क्या है? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है। टिश्यू कल्चर बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है, ठीक है, टिश्यू कल्चर उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? इसका राइट आंसर है जल। क्या है? जल। जल। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से आती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के समय जो मुक्त होने वाली ऑक्सीजन है वो कहाँ से आती है? जल से। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है? तो पर्णपित्त, जिसको हम लोग कहते हैं जैंथोफिल। क्या कहते हैं? जैंथोफिल। तो पर्णपित्त जो है वो पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। किस चीज़ से? पराबैंगनी किरणों से, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? पर्णपित्त।
पर्णपित या फिर जैंथोफिल। क्या कहेंगे? जैंथोफिल। ओके। और ये जो जैंथोफिल है पेड़ों की पत्तियों में उपस्थित पीला वर्णक है। क्या है? पीला वर्णक। इसका कलर क्या होता है? पीला। कहाँ होता है? पेड़ों की पत्तियों में। ठीक है, पर्णपित। अगला क्वेश्चन है, कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी के कारण कीटभक्षी पादप मिट्टियों में उगते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो तो कीटभक्षी पादप वहाँ पे पनपना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी के कारण ऐसा होता है कि कीटभक्षी पादप उगने लगे। अगला क्वेश्चन है कवक से यानी कि फंगस। फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी क्या कहलाती है? तो फंगस द्वारा जो इनमें से फैलने वाली बीमारी है वो क्या है? रिंगवर्म। क्या है? रिंगवर्म। उसको हम लोग ब्लैक कृमि हिंदी में कहते हैं, रिंगवर्म याद रखिएगा, रिंगवर्म। ठीक है, अब देखते हैं गोल गोल दाग का धब्बा हो जाता है। ठीक है, छोटा छोटा फुंसी जैसा गोल गोल हो जाता है, तो वो क्या बेसिकली रिंगवर्म है। ठीक है, ये किस किस चीज़ से बीमारी होती है? तो फंगस से, कवक से। ठीक है, तो कवक कहाँ रहेगा आपका? ज़्यादातर जो खराब खाना होता है, बासी उसी हो जाता है, तो उसमें फंगस जम जाते हैं, और वही फंगस से हमें क्या होते हैं? रिंगवर्म होते हैं। या फिर गंदे कपड़े धोए नहीं, बहुत दिन से इसी रखा हुआ है गंदा कपड़ा, उसको आप पहन लिए, तो उससे क्या हो जाएगा? रिंगवर्म हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? ये जो न्यूक्लियर ऑर्बिट होते हैं, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। चुंबकीय क्वांटम संख्या से आणविक कक्षा का अभिन्यास नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? तो अवकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। अवकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। ठीक है, ठीक है, तो अवकरण बोले तो अपचयन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अपचयन। अपचयन या अवकरण प्रक्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉनों का लाभ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है? मतलब वैसे धातु जिसका ये गुण हो कि उसको पीट कर हम क्या कर सकें? शीट में परिवर्तित कर सके, पतला कर सके पीट पीट कर, तो वैसे धातु को हम लोग क्या कहेंगे? मतलब वैसे जो गुण होते हैं उन गुण को क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? जो ढलवा लोहा होता है उसमें कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 3 से 5% प्रतिशत। ठीक है, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत 3 से 5% होता है। ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत 3 से 5 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसीलिए गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। ठीक है, समझ गया? अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जो रॉकेट में ईंधन का हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या होता है एक्चुअली में? तो वो द्रव हाइड्रोजन होता है प्लस द्रव ऑक्सीजन होता है। ठीक है, यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन
और लिक्विड ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी लिक्विड होता है और हाइड्रोजन भी लिक्विड अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, रॉकेट का ईंधन है या नोदक का ईंधन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन ओके रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है बी, फर्मी। क्या होता है? फर्मी। क्या होता है? फर्मी। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? फर्मी होता है। ठीक है, फर्मी जो है वो न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जीनॉन। क्या नाम है? जीनॉन। जीनॉन जो है वो अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। जीनॉन जो है अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, याद रखिएगा, जीनॉन। अगला क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। दो निकायों, निकाय बोले तो बॉडी, दो बॉडी के बीच जो हीट का प्रवाह है, हीट का फ्लो है, उसकी दिशा निर्भर किस पर करती है? तो उनके अपने अपने तापमान पर। ठीक है, अगर दो बॉडी हो तो उनका जो हीट का डायरेक्शन होगा वो किस ओर जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उनके बीच का तापमान क्या है, मतलब उन दोनों में तापमान का अंतर कैसा, क्या दोनों सेम तापमान के या दोनों अलग अलग तापमान के हैं। ठीक है, यानी कि दोनों के तापमान में अगर डिफरेंस हो तो जिसमें कम होगा तो हीट का जो डायरेक्शन उधर जाएगा। ठीक है, यही तो नियम है। तो उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करता है कि हीट का डायरेक्शन किधर को जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? वायु की क्षैतिज गति से, जैसे हवा चल रही है तो उसके द्वारा अगर हीट यानी ऊष्मा का अंतरण हो, मतलब बेसिकली फ्लो हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो उसको अभिवहन कहते हैं। ठीक है, अभिवहन क्या कहलाता है, मतलब अभिवहन क्या होता है? तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को हम लोग क्या कहते हैं? अभिवहन। जैसे मान लीजिए पटना है, ठीक है, पटना है, लखनऊ है, तो पटना से अगर हवा चला, पटना का मान लेते हैं कि गर्म हवा है, तो पटना से गर्म हवा चला और यही हवा जाकर लखनऊ में पहुंचा तो वहाँ भी गर्मी कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रवाह हो रहा है, अंतरण हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिवहन। किस कैसे हो रहा है? क्षैतिज दिशा में हो रहा है। क्या हो रहा है? क्षैतिज दिशा में। ठीक है, तो क्षैतिज दिशा में अगर वायु का प्रवाह हो और ऊष्मा का भी अंतरण हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिवहन। यानी कि अभिवहन क्षैतिज दिशा में होता है और संवहन क्या होता है? वर्टिकली। ठीक है, लंबवत दिशा। संवहन लंबवत दिशा में होती है। जब भी सुने होंगे संवहनीय वर्षा होती है, तो कैसे होता है? ऐसे से घूमते 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 ऊपर चल जाता है, ऊपर बादल बनता है, क्लाउड होके बस्ट करता है और पानी पड़ने लगता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ज़्यादातर लो प्रेशर वाले एरिया में होते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, अभिवहन कैसे होगा? क्षैतिज होगा और संवहन लंबवत होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका राइट आंसर है ध्रुवीकरण। ठीक है, ध्रुवीकरण से हम हमें निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग क्या है। ठीक है, मतलब प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, कैसे पता चलता है? ध्रुवीकरण से। ठीक है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये यह हमें कैसे पता चलता है? तो ध्रुवीकरण से। कैसे? ध्रुवीकरण से। अगला क्वेश्चन है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है, वो क्या कहलाती है? उससे मतलब बेसिकली कैसी होती है उनका, उनको क्या कहते हैं? तो अनुदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, जब हम तालाब में जो कोई भी मान लीजिए पत्थर फेंके छोटा सा, तो उसे सर मतलब राउंड राउंड यानी सर्कल बनाते हुए एक वेव उत्पन्न होता है। ठीक है, एक लहर उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, वो जो लहर होते हैं, वो जो तरंग होते हैं, उसको क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य। ठीक है,
याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है क्या? बल के अनुक्रमानुपाती। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है? इसका राइट आंसर है मो। मो। ओके, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है? मो होता है। जस्ट होल्ड 1 मिनट। 34। क्या होता है कि पदार्थों द्वारा विद्युत धारा का संचालन करने की क्षमता की माप को विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक मोह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा क्या कहलाती है? तो उसको विद्युत ऊर्जा होती है। जो टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? कौन सी धारा होती है? तो विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है, टेलीफोन लाइन में विद्युत ऊर्जा धारा बहती है। अगला क्वेश्चन है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र, किसी भी एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ठीक है, यह इनका संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, ये जो है इनकी शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत इन्हें यह शक्ति प्राप्त है। ठीक है, साथ ही भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। जो भारतीय संविधान का 5वां जो शेड्यूल है, 5वीं अनुसूची, उसमें अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रहेगा, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो, कौन संभालेगा। ठीक है, उनकी शक्तियाँ किन के पास होगी, तो ये सारे 5वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो 5वीं अनुसूची याद रखिएगा, साथ ही अनुच्छेद 244 याद रखिएगा, और राष्ट्रपति को याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को शक्ति है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6। कितना? कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? तो न्यायपालिका शक्ति को। ठीक है, न्यायपालिका की शक्ति में कोई विभाजन नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी राज्य का अपना कोर्ट होगा और केंद्र का अपना होगा, मतलब बेसिकली होता तो है, लेकिन वैसा नहीं कि उसको रेगुलेट अब राज्य करेगा और केंद्र वाला को रेगुलेट केवल केंद्र करेगा। ठीक है, बल्कि केंद्र सरकार हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, दोनों को रेगुलेट कर सकती है। ठीक है, ओके, यानी कि न्याय के क्षेत्र में कोई भी बंटवारा नहीं किया गया, संविधान में विभाजन नहीं किया गया शक्तियों का, न्याय से संबंधित शक्तियों का। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इनफैक्ट इस बार बीपीएससी में भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है LM सिंघवी समिति। कौन? LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति ने संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए सबसे पहले सिफारिश की थी। ठीक है, यानी कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, उसको संवैधानिक स्थिति प्रदान किया जाए। क्यों? क्योंकि पंचायती राज तो पहले से भी था, सिस्टम चले आ रहा था, लेकिन
बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती थी, इलेक्शन समय पे नहीं होता था, और भी कई सारे समस्याओं से जूझते रहते थे, जैसे कि वित्त का अभाव, मतलब तरह तरह के संसाधनों का अभाव होता था। इसी को देखते हुए सोचा कि क्यों ना इसे संवैधानिक स्थिति प्रदान की जाए, ताकि प्रत्येक राज्य की यह बाध्यता हो जाएगी कि पंचायतों का गठन हर 5 वर्ष में किया जाए। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले इसकी संस्तुति कौन की, यानी सिफारिश कौन की? एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर है डी, केंद्र राज्य संबंध में सुधार से संबंधित। ठीक है, सरकारीय आयोग की चर्चा कहाँ मिलती है? तो केंद्र राज्य संबंध में सुधार के लिए इनको गठित किया गया एक आयोग था। ठीक है, कि देखिए कि केंद्र राज्य के जो संबंध है वो कैसे सुधारे जाए, कैसे उनमें सुधार लाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो ये जो सरकारी आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1983 में। कब? 1983 में, 1983 में, 1983 में। डेट याद रखिएगा, क्योंकि एक बार बीपीएससी में ये भी पूछा गया था, इस बार नहीं, इसके पहले पिछले बार। ठीक है, 1983 में सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी। किस लिए? तो केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए एवं उसमें सुधार हेतु सुझाव देने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, आपको बतलानी है ये 4 जो ऑप्शन है इसमें से कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, 41, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, बाकी अन्य सभी मौलिक कर्तव्य हैं, जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, वैज्ञानिक सोच विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये सारे क्या हैं? मौलिक कर्तव्य। लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये जरूर डीपीएसपी होगा। ठीक है, तो हाँ वही बात है, ये जो हमारा पहला है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। यानी कि अनुच्छेद 49 में यह बात कही गई है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना चाहिए, अनुच्छेद 49 में। अन्य सभी क्या हैं? मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कहते हैं प्रश्नोत्तर काल। क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर काल, प्रश्न उत्तर काल कहते हैं। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए, ठीक है, प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है, जिसको प्रश्न उत्तर काल कहते हैं। यानी कि जब संसद में बैठकें होती हैं, ठीक है, तो एक समय अलग से निकाला जाता है ताकि हम क्या बोले, मतलब प्रश्नों का एक कलेक्शन किया जा सके। ठीक है, तो वैसे के लिए जो समय दिया जाता है अलग से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रश्नोत्तर काल कहते हैं। ठीक है, ये संसदीय प्रणाली में ये विशेषता आपको देखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 16। जी हाँ, अनुच्छेद 16 यह कहता है कि सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान किया जाना चाहिए, यानी कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पब्लिक सर्विसेज में, सार्वजनिक सेवाओं में। किसमें? अनुच्छेद 16 यह बात कहती है। अनुच्छेद 16 बोले तो पार्ट 3 मौलिक अधिकार। ठीक है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के विषय में सही क्या है?
ठीक है। तो ये 4 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बतलाना है कि कौन सा। तो मैं बतला दूं, ये सारे जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, बल्कि 1, 3 और 4 सही है, बाकी 2 गलत हैं। ठीक है, तो पढ़ देता हूँ। यह एक अस्थाई सदन है, ये सही है। इसकी अवधि 6 वर्ष है, ये गलत है। ठीक है, इसकी अवधि क्या बोलते हैं, 44 है ना। ओके, इसकी अवधि मतलब बेसिकली बोला जाता है राज्यसभा अस्थाई सदन होती है, कभी भी इसका भंग नहीं किया जाता, मतलब ये भंग नहीं होती है। ठीक है, ये परमानेंट बॉडी है, परमानेंट सदन है। ठीक है, तो यह एक अस्थाई सदन है। और दूसरा तो गलत है। तीसरा, 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि हर एक 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। कितने? 1/3 सदस्य हर एक दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता, मैंने बताया क्यों, क्योंकि ये अस्थाई सदन है। ठीक है, बाकी इसकी अवधि 6 वर्ष नहीं है, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1955 में। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, अस्पृश्यता अधिनियम बेसिकली आर्टिकल 17 जो है 17, उसको देखते हुए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम पारित किया था 1955 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थाई मितव्ययता समिति भी है? मतलब किस समिति बोल रहा है, किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति और अस्थाई मितव्ययता समिति है? तो इसका राइट आंसर है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का नाम क्या है? आकलन समिति तो है ही, साथ में इसको प्राक्कलन समिति भी कहते हैं, अस्थाई मितव्ययता समिति भी कहते हैं। ठीक है, चूँकि प्राक्कलन समिति जो होती है वो मितव्ययता बोले तो मतलब कि कम खर्च में अच्छा काम कैसे कर लें। ठीक है, यानी कि संसाधनों का उचित प्रयोग कैसे करें, ये जांच करते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आकलन समिति और अस्थाई मितव्ययता समिति। ठीक है, सरकार के खर्चों की जांच करना इनका काम है। ये जो है, इसमें इस समिति में जो सदस्य होते हैं वो केवल लोकसभा के होते हैं। क्या होते हैं? केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसका टोटल सदस्य 30 होता है। ठीक है, यानी कि लोकसभा के 30 सदस्य इसमें शामिल होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। क्या होता है? 1 वर्ष का। अगला क्वेश्चन क्या है, हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? बोल रहा है पर्वतीय जो स्लोपों होते हैं, पर्वतीय जो स्लोप होते हैं, ढाल होते हैं, ढलान होते हैं, उस पर मृदा अपरदन को हम कैसे रोकें? तो इसका राइट आंसर है समोच्च रेखीय जुताई से। अगर हम समोच्च रेखीय जुताई करें, ऐसा जुताई करें, तब हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। क्या नाम है उसका? समोच्च रेखीय जुताई से हम मृदा अपरदन को नियंत्रित कर सकते हैं हिल स्लोप्स में, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? केपलर। इसका राइट आंसर क्या है? केपलर। केपलर ने बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं। हम लोग सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है। ठीक है, यह जो है पृथ्वी का जैसे जैसे चक्कर लगाता है और ये जो अपने अक्ष पे भी घूमता है, तो दोनों का जो समय है वो सेम होता है, इसीलिए हमको एक ही साइड दिखता है। ठीक है, तो यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर, यानी कि अपने अक्ष यानी धुरी पे ऐसे लट्टू जैसा घूमने में एक समान समय लेते हैं, दोनों समय बराबर होता है, इसलिए हम लोगों को चंद्रमा सदैव
एक ही पृष्ठ दिखता है चंद्रमा का। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरता है। कहाँ कहाँ से? बाकी सारे जगहों से गुजरता है, जैसे कि केन्या, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इन सभी देशों से या जगहों से भूमध्य रेखा गुजरता है, यानी कि 0 डिग्री जो अक्षांश है आपका वो गुजरता है। कहाँ कहाँ से? केन्या, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। मैक्सिको से नहीं गुजरता। अगला क्वेश्चन है, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र। कंटूर क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो कि बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाया जाता है। कंटूर रेखा का प्रयोग बेसिकली बराबर ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंटूर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, कौन कौन? कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, तो रिन्यूएबल का होगा भाई, जैसे कि विद्युत ऊर्जा, सॉरी जल परियोजनाएं होते हैं, वो सब रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। टाइडल एनर्जी, समुद्री एनर्जी, ये सब क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर एनर्जी सबसे बड़ा उदाहरण, सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? वो गैर परंपरागत, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये सब नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने से संबंधित है। ठीक है, कि कौन से जगह में कौन से पदार्थ या एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, तो देख लेते हैं। ओके, गुरुम हिसानी में आपको लौह मिलेगा, तालचेर में कोयला मिलेगा, जादूगोड़ा में यूरेनियम मिलता है। यूरेनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट खनिज है। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा में यूरेनियम मिलेगा। जावर में सीसा मिलेगा। सीसा आपका कहाँ मिलेगा? जावर में। और कोयला कहाँ मिलेगा? तालचेर में। और लौह कहाँ मिलेगा? गुरुम हिसानी में आपको लॉयस्क मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी, जिसको हम लोग कहते हैं सैंडल पीक, कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप में सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ? उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में आपका सैंडल पीक स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है मेघालय। मेघालय सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य बोले तो द्वैतवाद, निम्बकाचार्य बोले तो द्वैतवाद। ठीक है, याद रखिएगा, निम्बकाचार्य। अगला क्वेश्चन है, वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया? तो उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया। भूमि को नापकर वो लगान को तय करता था। उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? यानी कि जो दिल्ली सल्तनत चल रहा था, मुगल तो बाद में आया लेकिन उसके पहले दिल्ली सल्तनत था, तो सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं FST। एफ मतलब फिरोज, एस मतलब शाह, टी मतलब तुगलक, तो फिरोज शाह तुगलक, FST। तो सल्तनत युग का अकबर किसको कहते हैं? FST को। FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक को।
अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता है? विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता है? सेट्टी, सेट्टी, चेट्टी नहीं, सेट्टी। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को सेट्टी कहा जाता था। अभी भी कहा जाता है सेठ जी व्यापारी को, तो वहीं से निकला सेट्टी। थक जाते हैं बोल बोल के। चलिए अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? राइट आंसर है नागपुर अधिवेशन। क्या है? नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा गया था। क्या? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का असहयोग आंदोलन चलाना है हमें, यह प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया था? तो नागपुर अधिवेशन में। याद रखिएगा, नागपुर अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, यह 1920 में हुआ था अधिवेशन। कब हुआ था? 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई? यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था उसकी शुरुआत कब की गई? तो 17 अक्टूबर 1940 को। 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया? भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि स्टार्टिंग हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह से, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हो गया। ठीक है, तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। ठीक है, और प्रथम सत्याग्रही जो थे उनका नाम क्या था? विनोबा भावे। ये प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही कौन था? विनोबा भावे। ठीक है, और ये जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी पावनगर आश्रम से, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? गुजराती में। गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, यानी कि कमीशन का नाम दे दिया गया है, आयोग का नाम दे दिया गया है और उसके बगल में उसका डेट दे दिया गया कि स्थापना वर्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो बी है, यानी हंटर कमीशन का गठन 1882 में किया गया था। और बाकी सब कमीशन का देख लेते हैं। 66 का ली कमीशन आपका 1923 में हुआ था। ली कमीशन 1923 में, जो कि मालूम है ये किस लिए किया गया था? सिविल सर्विसेज का गठन, प्रतियोगिता परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए। यानी कि जो आज हमारे जो सिविल सर्विसेज हैं, यानी कि सिविल सेवा परीक्षा, वो उस पर सुझाव देने के लिए ली कमीशन का गठन किया गया था। हंटर कमीशन, उसके बाद स्ट्रेची कमीशन, ये सारे भूख से संबंध। स्ट्रेची कमीशन जो है वो बेसिकली जब अकाल पड़ा था, यानी कि अकाल से संबंधित समिति है स्ट्रेची कमीशन, जो कि 1878 में गठन किया गया था। 1878 में। और रेले कमीशन, वही याद नहीं अभी आ रहा, लेकिन शायद रेल से संबंधित हो, नाम से तो ऐसा ही लग रहा। जो भी हो, रेल कमीशन का स्थापना 1902 में किया गया था। 1902 में। हंटर कमीशन 1882 में। ठीक है, हंटर कमीशन 1882 में। आगे बढ़ते हैं। कमर शाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? कमर शाह, टीपू मीर, ये पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? कमर शाह और टीपू मीर ने। टीपू मीर और कमर शाह ने पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, ओके। और ये जो क्षेत्र था, बेसिकली क्षेत्र जरूर याद रखिएगा कि ये बंगाल का क्षेत्र था। क्या था? मतलब ये जो पागलपंथी विद्रोह था उसे कौन से क्षेत्र प्रभावित थे? बंगाल। क्या नाम था? बंगाल। पागलपंथी विद्रोह बोले तो बंगाल, पागलपंथी विद्रोह बोले तो कमर शाह तथा टीपू मीर।
पागलपंथी विद्रोह बोले तो कमरसाट, टीपू मीर और बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा ये 3 वर्ड। अगला क्वेश्चन, बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया? 1765 में। जी हाँ, 1765 में द्वैध शासन लागू किया गया। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया कब? 1765 में। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, इससे जुड़े कुछ अन्य फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, तो 1765 में जो द्वैध शासन लागू किया गया था, उस समय जो लागू करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन का अंत कौन किया? वारेन हेस्टिंग ने। जो द्वैध शासन चले आ रहा था उसको अंत कौन किया, समाप्त कौन किया? वारेन हेस्टिंग ने। कौन किया? वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? तो 1941 में। ठीक है, पर्ल हार्बर अमेरिका का एक सैन्य अड्डा था। ठीक है, यानी कि नेवी का सैन्य अड्डा, एयरफोर्स का सैन्य अड्डा था। ठीक है, एयरफोर्स का सैन्य अड्डा था। पर्ल हार्बर पर जापान ने 1941 में हमला कर दिया, उसके सारे जो सैन्य अड्डे थे उसको तबाह कर दिया। ठीक है, तो इसी को देखते हुए अमेरिका जब गुस्सा हुआ तो उसने क्या किया कि जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे जाके गोला जाके गिरा दिया, यानी कि न्यूक्लियर बम जाके गिरा दिया, परमाणु बम जाके गिरा दिया। ठीक है, तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ था? 1941 में। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार यानी बुकर प्राइज किसे प्रदान किया गया? डगलस स्टुअर्ट। लिटिल स्टुअर्ट सुने होंगे आप, एक मूवी था लिटिल स्टुअर्ट। ठीक है, तो वहीं से याद रखिएगा, डगलस स्टुअर्ट। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में इनको बुकर पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। ओके, बेसिकली इस योजना के तहत जो जमीन होते हैं यानी कि भूमि, उनका सर्वे किया जाएगा। कैसे? ऑनलाइन के थ्रू, मतलब ड्रोन के थ्रू। ड्रोन में कैमरा लगा रहेगा और ड्रोन को खेत के ऊपर जहाँ जहाँ उसको उसी के थ्रू नाप लिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्वामित्व योजना वही है जो ज़मीन पे अपने बरसों से रह रहे हैं और लेकिन उनके पास कागजात नहीं है, तो उनको कागजात दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो ये जो स्वामित्व योजना था वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद ने उमंग मोबाइल ऐप को अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में लॉन्च किया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्करण में उमंग जो ऐप है उसको लॉन्च किया। कौन? रविशंकर प्रसाद। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से विख्यात संबंधित थे? आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वे एक पर्वतारोही थे। आंग रीता शेरपा एक पर्वतरोही थी। आंग रीता शेरपा एक पर्वतरोही थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुलनगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने? इसका नाम था सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच यानी कि आतंकवाद विरोधी अभ्यास था सुरक्षा कवच। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूट ने किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र।
क्या नाम है? महाराष्ट्र। ठीक है, यानी कि जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की बात है तो महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? कोविरैप, इसका राइट आंसर है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है जो कि कोविड-19 की जांच करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को जीआई टैग मिला है? ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद या जिला को टेराकोटा जीआई टैग मिला है? तो गोरखपुर को टेराकोटा मूर्तिकला के क्षेत्र में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, गोरखपुर को टेराकोटा मूर्तिकला तो गोरखपुर। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो कर्नाटका। कर्नाटका जो है वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य हैं। ठीक है, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हांगझू में एशियाई खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। हांगझू में एशियाई खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जो कि हांगझोउ जो है वो चीन में आपका पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? चीन में। हांगझोउ कहाँ पड़ता है? चीन में, यानी कि चीन में एशियाई खेल 2022 का आयोजन किया जाएगा। कोबी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, जैविक प्रमाणीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? केरल में। सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन लिखा है, जो भी हो, ट्रेन का उद्घाटन किया गया कहाँ? केरल में। ठीक है, केरल में सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन केरल में किया गया। अगला क्वेश्चन है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट आंसर है अम्बाला। ठीक है, जो 36 राफेल विमान जो में से 5 राफेल भारत के अम्बाला कहाँ पड़ता है? अम्बाला एक एयरफोर्स कैंप है जो कि हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान में सहतूत बांध विकसित करने की घोषणा भारत सरकार ने की है। सहतूत बांध कहाँ बना रहा है भारत? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? सिक्किम में। कहाँ किया गया? सिक्किम में। पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 आयोजन कहाँ किया गया? तो सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो गधा। क्या था? गधा। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह था गधा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में। सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सुनीता शर्मा हैं। सुनीता शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। सुनीत शर्मा, सॉरी, सुनीता नहीं, नॉट सुनीता, सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इसका राइट आंसर है यूक्रेन।
यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं डेनिस शिमगल। यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है? डेनिस शिमगल। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? 43वां स्थान। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो 43वां, 43 रैंक था भारत का। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट, 89 है ना? ओके। और ये जो रिपोर्ट है वो आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? आईएमडी द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान 43वां है। पहले स्थान पे सिंगापुर है। भारत का स्थान 43वां है। अगला क्वेश्चन, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? प्रदीप श्रीवास्तव। कौन है? प्रदीप श्रीवास्तव। ठीक है, प्रदीप श्रीवास्तव। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सॉरी, प्रेस स्वतंत्रता, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए? प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए थे 17वीं बिहार विधानसभा के? जीतन राम मांझी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। कौन करता? राज्यपाल। बेसिकली स्पीकर के नियुक्ति होने से पहले प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त किया जाता है। जब स्पीकर ना हो, अध्यक्ष ना हो, तो वैसे स्थिति में राज्यपाल का यह कर्तव्य होता है कि वो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करें। ठीक है, तो कौन नियुक्त हुए थे? जीतन राम मांझी। ठीक है, अभी बिहार विधानसभा का कौन सा सेशन चल रहा है? तो 17वां। ठीक है, 17वीं बिहार विधानसभा सेशन चल रहा है। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? कंबोडिया। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? कंबोडिया से। कंबोडिया से स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने समझौता किया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बज्जू भाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर है? बज्जू भाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर है? कर्नाटका। बज्जू भाई बाला बोले तो कर्नाटका। अगला क्वेश्चन, नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की? जो कि भारतीय मूल की महिला या फिर पुरुष हैं। उसका नाम है सबरीना सिंह। क्या नाम है? सबरीना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से है आपका, और साधारण ब्याज SI और CI से है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका B 10 होगा। ठीक है, उसी तरह ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, मैंने टिक आउट कर दिया है, आप देख लेना सॉल्यूशन इसका। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग मैथ अच्छे से जानते हैं, मैथ में कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों की। मेरा तो मैथ में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो मैं तो नहीं पढ़ा सकता मैथ्स। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम बोक्का चौधा हूँ थोड़ी बहुत है ज्ञान। ठीक है, चलिए कोई नहीं, बने रहिए और इसी तरह आप पढ़ते रहिए। ठीक है, अगला वीडियो बहुत जल्द ही आने वाला है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ओके, कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाने वाला हूँ, सोच रहा हूँ। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेटेड भी लाऊंगा, तो बने रहिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।